सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत से स्थानों के नाम आपके सामने आएंगे। इन स्थानों की सामान्य विशेषताओं के बारे में जानना, मानचित्र पर इनकी सही लोकेशन के बारे में जानना आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत जरूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले इस प्रोग्राम में हम पिछले प्रोग्राम के अभ्यास प्रश्न को पूछते हैं। अभ्यास प्रश्न क्या था? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपके सामने दिया गया था, खासी लोग उत्तर पूर्वी भारत के मेघालय में रहने वाला एक स्वदेशी जातीय समूह है। दूसरा आपके सामने कथन था, ये मेघालय की सबसे बड़ी जनजाति है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर क्या होगा? जब हम खासी लोगों के उत्तर पूर्वी भारत के मेघालय में रहने वाले एक स्वदेशी जाति समूह के बारे में विचार करते हैं तो ये बिल्कुल सही है। मेघालय में महत्वपूर्ण रूप से तीन पहाड़ियां भी आप देखेंगे, गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां। खासी जो जनजाति है वो स्वदेशी समुदाय है और मेघालय में सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, यानी मेघालय की सबसे बड़ी जनजाति है। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गारो। तो गारो, खासी, जैंतिया जो पहाड़ियां हैं उन्हीं के नाम पर, या आप कह सकते हैं कि उन्हीं की वजह से एक प्रकार से सबसे बड़ा जनजातीय समूह समुदाय है जिनके नाम पर ये पहाड़ियों का नाम रखा गया है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? तो दोनों कथन यहाँ पर सही है। एक और दो दोनों कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही होगा। आप देखेंगे कि मेघालय की जो डिस्ट्रिक्ट्स, जो जिले हैं, उनका नाम भी गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियों पर ही रखा गया है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे साउथ वेस्ट गारो हिल्स, वेस्ट गारो हिल्स, ईस्ट गारो हिल्स, साउथ गारो हिल्स, नॉर्थ गारो हिल्स। इसके बाद बीच में वेस्ट खासी हिल्स, ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स, साउथ वेस्ट खासी हिल्स, यहाँ पर ईस्ट खासी हिल्स आप देखेंगे, और फिर इधर देखेंगे ईस्ट जैंतिया हिल्स, वेस्ट जैंतिया हिल्स। तो गारो, खासी और जैंतिया, सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है? जनजातीय समुदाय, स्वदेशी समुदाय, यह है खासी, यानी मेघालय की सबसे बड़ी जनजाति है। और दूसरे नंबर पर कौन सी है? गारो। तो यही यहाँ पर बातें आपके सामने दिखी गई है। जो खासी है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक स्टॉक की मोन खमेर भाषा बोलते हैं। गारो मेघालय की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मेघालय की जो दक्षिणी सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है, और मेघालय का जो मौसिनराम है वो विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम में ही होती है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी सीमा, दक्षिणी सीमा जो है वो बांग्लादेश से लगती है मेघालय की। चलिए अब देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लचीपोरा वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में लचीपोरा गांव के पास स्थित है। और दूसरा कथन है, यह झेलम नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। जब हम लचीपोरा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला जिले में लचीपोरा गांव के पास स्थित है। ये कथन बिल्कुल सही है, लेकिन ये झेलम नदी के दक्षिणी तट पर स्थित नहीं है, बल्कि झेलम नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। तो इस प्रकार से दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी अवस्थिति पड़ेगी लचीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लचीपोरा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसकी अवस्थिति है झेलम नदी के उत्तरी तट पर। झेलम नदी के उत्तरी तट पर यह अवस्थित है। और 1987 में इस अभ्यारण्य का निर्माण किया गया था, इसे स्थापित किया गया था। और मुख्य रूप से जो लुप्त प्राय मारखोर नामक जो जंगली बकरी प्रजाति है उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए इसको एक रूप से एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, जो अपने विशिष्ट, जो ये विशेष जंगली बकरी प्रजाति है जिसका नाम है मारखोर, ये अपने विशिष्ट मुड़े हुए सींगों के लिए जानी जाती है। तो ये सामान्य बात हुई इसके बारे में। जो पूरा लचीपोरा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसकी अवस्थिति आपने देखी है, लचीपोरा वन्यजीव अभ्यारण्य की, इसका क्षेत्रफल कितना है? 141 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। अभ्यारण्य की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? 1630 से 3300 मीटर ये ऊंचा है, जो अल्पाइन घास के मैदानों और समुद्री नहीं, समृद्ध जैव विविधता, यानी यहाँ पर वन्य जीवों की और पौधों की जो विविधता है वो काफी
बड़ी संख्या में पाई जाती है और इसलिए ये समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। और जब हम अल्पाइन घास के मैदानों की बात करते हैं तो ये जो उत्तराखंड में इनको बुग्याल के नाम से जाना जाता है। घास के बड़े मैदान होते हैं जहां पर वृक्षों की अनुपस्थिति आपको देखने को मिलेगी और वृक्ष उपस्थित नहीं होते हैं और बड़े क्षेत्र में आपको घास के मैदान देखने को मिलेंगे और काफी ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इनको हम अल्पाइन घास के मैदान के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न को जानने से पहले झेलम नदी के बारे में भी कुछ मुख्य तथ्यों को जान लेते हैं। आप देखिए झेलम नदी का एक सामान्य प्रवाह मार्ग यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है और इधर से ये किस नदी में मिल जाती है? झेलम नदी चेनाब नदी में मिल जाती है। फिर चेनाब नदी आगे बढ़ती है और चेनाब नदी में यहाँ से रावी नदी आकर के मिल जाती है और फिर चेनाब नदी सतलज नदी में यहाँ पर आकर के मिल जाती है और फिर सतलज नदी सिंधु नदी में, ये पाकिस्तान में मिलती है। तो सिंधु नदी की एक सहायक नदी है झेलम नदी और कश्मीर घाटी का मुख्य जलमार्ग भी इसे माना जाता है। कश्मीर घाटी में बहती है। इसका उद्गम कश्मीर घाटी में पीर पंजाल पर्वतमाला के तल पर जो अनंतनाग है उसके वेरीनाग झरने से होता है। तो अनंतनाग के वेरीनाग झरने से झेलम नदी निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंडमान सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर भी दो कथन है। पहला कथन क्या है? यह उत्तर पूर्वी हिंद महासागर में एक सीमांत सागर है। दूसरा कथन क्या है? यह भारत के पूर्वी तट और मलय प्रायद्वीप के बीच स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो अगर आप देखेंगे कि उत्तर पूर्वी हिंद महासागर में एक सीमांत सागर है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि सीमांत सागर सीधा सा मतलब है कि सीमांत एक जो हिंद महासागर है उसी के कोने पर स्थित है, उसी का एक विस्तार के रूप में आप इसको व्याख्यायित कर सकते हैं या आप कह सकते हैं कि उसकी सीमा पर स्थित है। और अंडमान सागर वस्तुतः हिंद महासागर के हिस्से के रूप में आप इसको व्याख्यायित कर सकते हैं, एक सीमांत सागर के रूप में एस्टेब्लिश है। इधर आप इसका ये जो प्रायद्वीप है इसको हम मलय प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं और इधर ये बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है। हिंद महासागर का ही एक सीमांत सागर है, उसकी सीमा पर स्थित सागर है। और भारत के पूर्वी तट, भारत का पूर्वी तट कहाँ पर है? ये बंगाल, यहाँ आप देखेंगे कि ये भारत का पूर्वी तट है, ये बे ऑफ बंगाल है जो अंडमान सागर के पश्चिम में पड़ता है और मलय प्रायद्वीप के बीच स्थित है। तो ये भी कथन सही है, यानी एक और दो दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ये अंडमान सी है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अवस्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि ये जो मलक्का जलडंगू मध्य है इसका अंतरराष्ट्रीय जो शिपिंग व्यापार है उसमें विशिष्ट भूमिका है और यहीं से फिर ये साउथ चाइना सी होते हुए प्रशांत महासागर से ये व्यापारिक मार्ग जुड़ जाता है। और जिस प्रकार से चीन दक्षिण चीन सागर में लगातार असर्टिव होता जा रहा है उसको लेकर के अंडमान सी का भी रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अंडमान सागर के बारे में और तथ्य जान लेते हैं। म्यांमार और दक्षिण में इंडोनेशिया जो द्वीप है, इंडोनेशिया का सुमात्रा, ये स्थित है। इसके उत्तर में जो है वो म्यांमार है और दक्षिण में सुमात्रा स्थित है। किस प्रकार से स्थित है यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ म्यांमार हो गया, म्यांमार की अवस्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ म्यांमार का जो मुख्य भूमि क्षेत्र है और ये सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का। तो ये सामान्यतः इसके दक्षिण या दक्षिण पूर्व भी आप कह सकते हैं कि वहां पर स्थित है। लगभग क्षेत्रफल कितना है इसका? अंडमान सागर का 3,07,994 वर्ग मील क्षेत्रफल है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 700 मील है और चौड़ाई 400 मील के आसपास मानी जाती है। एक जटिल भूवैज्ञानिक क्षेत्रफल है, जटिल भूवैज्ञानिक क्षेत्र है। टेक्टोनिक रूप से काफी सक्रिय प्लेट सीमा पर स्थित है। जहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पर दो प्लेटें आपस में मिलती हैं। प्लेट जो भूविवर्तनिक प्लेट हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो आपस में मिलती है। कौन कौन सी? एक इंडियन प्लेट और एक बर्मीज प्लेट। ये क्या होती है? जो पृथ्वी का ऊपरी क्रस्ट एरिया है वो भूवैज्ञानिक प्लेटों या आप कह सकते हैं विवर्तनिक प्लेटों, टेक्टोनिक प्लेटों, भूवैज्ञानिक नहीं बल्कि टेक्टोनिक प्लेटों से निर्मित होता है। ये टेक्टोनिक प्लेटें हमेशा गतिशील अवस्था में रहती हैं और जब ये एक दूसरे के नीचे घर्षण करती हैं या एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सरकती है तो उससे बहुत बड़ी ऊर्जा का प्रस्फुटन होता है जो पृथ्वी पर भूकंपीय तरंगों के रूप में बाहर निकलता है या ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलता है। तो जहां पर भी ये प्लेटें आपस में इनका मिलन क्षेत्र होता है
जिन भी प्लेटों का, बहुत सी प्लेटों से पृथ्वी का ऊपरी भाग बना हुआ है, क्रस्ट एरिया बना हुआ है, तो जो भी इनका मिलन क्षेत्र है जहां पर ये प्लेटें आपस में मिलती है, वो भूकंपीय दृष्टिकोण से, ज्वालामुखी दृष्टिकोण से काफी सक्रिय क्षेत्रफल होता है। तो अंडमान सागर द्वीप समूह भी वैसा ही क्षेत्रफल है। विशेष तौर से आप बैरन द्वीप के बारे में आपने सुना होगा, वो कहां पर है? बैरन द्वीप वस्तुतः इसी तरह के इंडियन प्लेट और बर्मी जो प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट, उसके मिलन क्षेत्र पर स्थित है, इसलिए वो एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। तो एक जटिल भूवैज्ञानिक क्षेत्रफल का निर्माण करता है अंडमान सागर, क्योंकि वहां पर दो प्लेटें आपस में एक प्रकार से मिलती हैं उसके आसपास। हाल ही में अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की जो खोज हुई है, उसी के कारण लगातार ये पूरा टॉपिक चर्चा में रहा है, क्योंकि अंडमान सागर में लगातार इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि यहाँ पर प्राकृतिक गैस हो सकती है, और ये खोज ने उस धारणा की पुष्टि कर दी है कि अंडमान सागर प्राकृतिक गैस से समृद्ध है। अगला प्रश्न है, लाल चंदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, यह विशेष रूप से पश्चिमी घाट में पाया जाता है। और दूसरा कथन यहाँ पर दिया गया है कि भारत से इसका निर्यात मुख्यतः चीन तथा जापान को होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या सही है या है, आपको ये बताना है। तो पहला आपके सामने कथन, पहला ऑप्शन आपके सामने है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों, चौथा ऑप्शन है न तो एक और न ही दो। तो विशेष रूप से पश्चिमी घाट में पाया जाता है, ये कथन गलत है, क्योंकि पूर्वी घाट में लाल चंदन की अवस्थिति आप देखेंगे। भारत से इसका निर्यात मुख्यतः चीन और जापान को होता है, ये कथन बिल्कुल सही है, यानी केवल दो इसमें सही होगा। लाल चंदन के जो क्षेत्रफल अगर आप देखें, उत्पादक राज्य हैं वो मुख्यतः आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु है, और इसका निर्यात मुख्यतः चीन और जापान को होता है। पूर्वी घाट में मुख्यतः ये पाया जाता है, और इसका उत्पादन मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, और दूसरा कथन है, भारत चाय का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। उत्पादक और उपभोक्ता दूसरा है, निर्यातक तीसरा है। ये पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कौन सा यसे सही नहीं है या है। आपके सामने ऑप्शंस क्या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर जो पहला कथन है वो भी सही है, और दूसरा कथन है वो भी सही है। और आपसे पूछा गया है कि सही कौन सा नहीं है, तो न तो एक और न ही दो सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कथन सही है, और आपसे पूछा गया है कि सही कौन सा नहीं है। चलिए, भारत के चाय उत्पादक क्षेत्रों के बारे में अगर आप बात करें, तो असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल भारत के महत्वपूर्ण चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। दोनों ही कथन वहां पर आपको सही दिए गए थे। प्रमुख चाय उत्पादन करने वाले जो राज्य हैं भारत के असम है, और असम में भी असम घाटी और कछार का जो क्षेत्रफल है, और पश्चिम बंगाल में जो द्वार, तराई और दार्जिलिंग का क्षेत्र है, वहां पर चाय काफी मात्रा में होती है। तमिलनाडु और केरल भी इसका उत्पादक है, और ये सारे क्षेत्र मिलाकर के भारत के चाय उत्पादन का लगभग 96% उत्पादन करते हैं। टोटल उत्पादन में से भारत का जो चाय निर्यात है वो 25 से अधिक देशों में किया जाता है, और विशेष तौर से रूस, ईरान, यूएई, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के साथ जो चीन है, ये भारत की चाय के प्रमुख आयातक देश हैं। अगर विकास की परिस्थितियां देखें कि किन परिस्थितियों में चाय की खेती होती है और उसको किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, तो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय या उप उष्ण कटिबंधीय फसल है चाय की, जो गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में होती है। जब हम उष्ण कटिबंधीय की बात करते हैं, तो ये पृथ्वी है, और ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, ये ऊपर कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, और ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ में। इसके बीच का जो क्षेत्रफल है, यानी ये जो पूरा क्षेत्र है फल है, ये ट्रॉपिकल एरिया के नाम से जाना जाता है। इसको हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से संबोधित करते हैं। उप उष्ण का मतलब है, जैसे उप उष्ण का मतलब होगा सामान्यतः 20 डिग्री से लेकर के सामान्यतः 35-40 डिग्री तक के क्षेत्र को हम उप उष्ण के नाम से संबोधित कर देते हैं, यही उत्तर में, और यही सामान्यतः 20 से लेकर के 35-40 दक्षिण में। तो ये क्षेत्रफल क्या होगा? उप उष्ण। तो यहीं पर चाय की खेती होती है। कितने तापमान की आवश्यकता होती है चाय की खेती के लिए? 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच अच्छी तरह से फसल होती है, चाय की खेती की जा सकती है। वर्षा की कितनी आवश्यकता होती है? प्रतिवर्ष, यानी वार्षिक तौर पर इसको 150 से 300 सेंटीमीटर समान रूप से वितरित
वर्षा की आवश्यकता होती है। ऐसा ना हो कि कहीं पर ज्यादा वर्षा हो जाए और कहीं पर कम हो जाए, उससे चाय की फसल खराब भी हो सकती है। किस प्रकार की मृदा में होती है? थोड़ी मृदा अम्लीय होनी चाहिए, कैल्शियम युक्त मृदा के साथ साथ जो कैल्शियम मुक्त, यानी ऐसी मृदा जिसमें कैल्शियम की जो मात्रा है वो न हो या बहुत ही नगण्य मात्रा में हो, और जल की स्वतंत्र निकासी अगर किसी क्षेत्रफल में होती है, किसी क्षेत्र में होती है, तो वो चाय की फसल के लिए काफी बेहतर क्षेत्रफल होता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो चाय की फसल है वो सामान्यतः ढलानों पर होती है, क्योंकि अगर जल वहां पर रुका तो फिर वो फसल एक तरह से बेकार ही हो जाएगी। और छिद्रपूर्ण जो उपमृदा है वो भी इसके लिए आवश्यक होती है, क्योंकि वहां पर भी जल की निकासी आराम से होने की संभावना रहती है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। पातालकोट घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपके सामने दिया गया है, यह एक घोड़े की नाल के आकार की घाटी है। और दूसरा कथन है, इस घाटी में आर्कियन युग, जो कि लगभग 2500 मिलियन वर्ष पुराना युग है, उसकी प्राचीन चट्टानें हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो पाताल कोट जो घाटी है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ये घोड़े की नाल की आकार की घाटी है, बिल्कुल सही है। आर्कियन युग, जिसका समय लगभग 2500 मिलियन वर्ष पुराना है, ये वहां पर 50 आर्कियन युग की प्राचीन चट्टानें हैं इस घाटी में, ये कथन भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन हो जाएंगे बिल्कुल सही। तो यहाँ पर छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर इसकी अवस्थिति जो पातालकोट वैली की अवस्थिति यहाँ आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं। दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। हाल ही में जो छिंदवाड़ा जिला है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, उसके पातालकोट की जो सुदूर आदिवासी घाटी है, वहां पर प्रथम स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया, जो कि सरकारी सेवाओं को अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयासों को प्रतिबिंबित करता है। और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति अंतिम छोर तक सुनिश्चित करना, जैसा कि सरकार का लक्ष्य भी है, और उसी के अंतर्गत ये ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। नर्मदा नदी की सहायक नदी है जो दूधी नदी, वो पातालकोट घाटी में प्रवाहित होती है। कौन सी? नर्मदा की सहायक नदी दूधी नदी। गोंड और भारिया जनजातियां यहाँ पर निवास करती हैं, जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के रूप में चिन्हित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। वो यहाँ पर पाई जाती हैं, भारिया और गोंड जनजाति। अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। थार रेगिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस रेगिस्तान में उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु पाई जाती है। और दूसरा कथन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, यह रेगिस्तान दुनिया के सबसे बड़े लिग्नाइट कोयला भंडारों में से एक है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।